हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था। अगर हम इसके कारण समझ जाएं कि उस टाइम की स्थिति क्या थी, उस टाइम का समाज क्या था, लोग कैसे थे, उनकी क्या परेशानियां थी और क्या चीज़ चल रही थी, तो आपको समझ में आएगा कि आंदोलन क्यों हुआ था। फिर आंदोलन में क्या क्या हुआ था वो सब आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। ठीक है, हम अगर इसके कारण समझ जाएंगे, जैसे कि अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं और आपसे सिर्फ इतना बताया जाए कि उसने उसको मुक्का मारा, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, उसने उसको गिरा दिया, ये वो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको वजह समझ में आए कि आखिर उसने उसको मुक्का मारा ही क्यों, वजह क्या थी, उसने गाली दी थी या उसने जो भी किया था, तो आपको समझ में आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम ना पहले कारण पे बात करेंगे, उसके समाज की बात करेंगे, स्थिति की बात करेंगे। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप इसको पेपर में क्या, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगी। और आपको ना ये चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है। आप किसी अपने छोटे बहन भाई को समझा दीजिए, किसी दोस्त के साथ डिस्कस कर लीजिए, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम आज इसका रट्टा मारने वाले नहीं हैं। तो अगर हम बात करें 1905 की, तो इस समय तक आते आते लोग अंग्रेज़ी शिक्षा हासिल करने लगे थे। मतलब पहले ऐसे होता था ना, जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, जैसे राजा महाराजा, मंत्री और उस टाइप के जो लोग होते थे, वही शिक्षा हासिल किया करते थे, महारानियाँ, रानियाँ, उनकी बच्चियाँ, ये सब। लेकिन इस टाइम तक आते आते जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं मध्य वर्गीय लोग, मध्य वर्ग के लोग, वो सब भी शिक्षा हासिल करने लग गए थे। और कौन सी शिक्षा? अंग्रेज़ी शिक्षा। क्योंकि अंग्रेज़ी स्कूल ज़्यादा हो गए थे, तो वो बाहर भी शिक्षा हासिल करने के लिए जाते थे, जैसे कि यूके, ठीक है, मतलब लंदन वगैरह, ठीक है, और यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में भी शिक्षा हासिल करने जाते थे। तो शिक्षा लेते लेते उन्हें पता चला वहाँ पे कि पूरे यूरोप में क्या मचा हुआ है, उदारवाद मचा हुआ है, उग्रवाद मचा हुआ है। मतलब सत्ता हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। जैसे कि 1905 में क्या हुआ था, 1905 में जापान ने रूस को हराया था। ठीक है, जापान ने रूस को हराया था, तो वो बाकी दुनिया भी तो देख रही थी ना कि एक छोटा सा देश जापान और इतने बड़े देश रूस को हरा दिया। तो ऐसे ही कहीं पे कोई किसी को हरा रहा है, कहीं पे कोई किसी को हरा रहा है। जहाँ देखो उग्र राष्ट्रवाद की घटनाएं चल रही थी। उग्र राष्ट्रवाद मतलब इस तरीके का राष्ट्रवाद, हल्ला बोल टाइप का, कि दूसरी सत्ता को हटा देना और फिर वहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित कर देना। पहले राजाओं का राज होता था ना, उनको हटा देना, लोकतंत्र को स्थापित कर देना। तो उनको ना उग्रवादी या फिर चरमपंथी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो तरीका होता है सत्ता हासिल करने का, पावर लेने का और एक शक्ति को हटाने का और दूसरी शक्ति को बिठाने का, वो तरीका थोड़ा उग्र होता है, वो शांत वाला तरीका नहीं होता है। तो इसलिए उसको उग्रवादी या फिर चरमपंथी कहते हैं। तो इस समय तक आते आते लोग ये चीज़ तो समझ गए थे कि जो अंग्रेज़ हैं वो हमें सभ्य बनाने के लिए नहीं आए हैं, वो तो हमारे ऊपर राज करने के लिए आए हैं, हमारे उद्योग धंधों को बर्बाद करने के लिए आए हैं, अपने यहाँ पे उद्योग लगाना चाहते हैं और यहाँ से माल पानी लूट के ले जाने के लिए आए हैं। ये चीज़ लोगों को समझ में आ गई थी इस टाइम तक, क्योंकि उससे पहले ना लोग यही समझते थे कि नहीं, ज़रूर ये ज़्यादा सभ्य लोग हैं, हम असभ्य हैं, ये हमें अच्छा बनाने के लिए आए हैं, हमारी मतलब तरफदारी करने के लिए आए हैं। लेकिन लोग समझ गए कि अरे नहीं, ये तो हमें लूटने के लिए आए हैं और सब कुछ वहीं लेके जा रहे हैं, और प्लस ये हमारा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए भी आए हैं। तो लोगों में क्या था इस टाइम लोगों में था पश्चिमीकरण का खतरा। पश्चिमीकरण, ठीक है, पश्चिमीकरण का खतरा लोगों के अंदर पैदा हो गया था। ये विश्वास पैदा हो गया था कि हमारे धर्म को, हमारी जो संस्कृति हैं, परंपराएं हैं, उनको बदल के अपनी संस्कृति में चेंज करना चाहते हैं। तो एक तो इस वजह से लोग अंग्रेज़ों से चिढ़े हुए थे इस टाइम। दूसरा था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस टाइम का गवर्नर या वायसराय कह सकते हैं, वायसराय। ये आप मानिए सरकार का प्रमुख, जैसे अभी सरकार का जो प्रमुख होता है,
तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्राइम मिनिस्टर बताता है ना सब कुछ लोगों को। वैसे ही उस टाइम की जो नीतियाँ होती थी उनको कहते थे लॉर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ये, लॉर्ड वो, बहुत सारे अलग अलग उनके नाम होते हैं, ठीक है। तो ये होता था सरकार का प्रमुख। तो उस टाइम जो सरकार का प्रमुख था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। उसकी जो नीतियाँ थी, प्लानिंग थी, वो बड़ी ही अजीब थी। मतलब वो हमेशा ना भारत विरोधी बयान देता था, उल्टे सीधे बयान, अजीब और अजीब और घटिया कानून भी बनाए गए थे जो यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और उसकी जो भाषा थी वो बहुत ही कटु भाषा थी, गलत भाषा, चुभने वाली भाषा। जैसे कि कांग्रेस, कांग्रेस जो यहाँ का संगठन था वो किस लिए था? वो था यहाँ के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, सरकार से गलत चीज़ों के लिए बताने के लिए कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन उसने पता है क्या कहा कांग्रेस को? ये तो एक मन की भड़ास निकालने वाली संस्था है। मतलब इस टाइप की लैंग्वेज थी, किसी को इस तरीके से कटु भाषा का यूज़ करना। तो लोग कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थी ना, जो उसकी उल्टी सीधी प्लानिंग थी, भारतीयों को वो कुछ समझता ही नहीं था। तो वो चीज़ भी लोगों में चिड़न बन गई, एक तरीके से लोग भरे बैठे थे। उसके बाद ये सब चीज़ें तो भरी हुई थी। 1903 में सरकार ने क्या किया, देखो मैं अभी आपको ये सब बताती जा रही हूँ और आपको धीरे 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 मैं उस टॉपिक पर लेकर आ जाऊँगी जिसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया है, ठीक है, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। लेकिन आप ये तो समझो, मतलब एकदम से मैं वही चीज़ आपको बताने लग जाऊँगी तो नहीं आता बच्चे, समझ में नहीं आता। आप यहाँ से पढ़ेंगे आप नहीं भूलेंगे, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। तो 1903 में क्या हुआ कि सरकार ने बंगाल को बांटने की घोषणा कर दी। अभी बांटा नहीं, ठीक है, सिर्फ घोषणा की कि बंगाल को ना बांट दिया जाए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। पहले तो आप समझो कि बंगाल जो है अभी वाला बंगाल नहीं, तब बंगाल बंगाल था क्या? देखो, आज जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं ना, जो भारत का हिस्सा है वो, और आज जिसे हम बिहार कहते हैं वो भी, और आज जिसे हम ओडिशा कहते हैं वो भी, और आज जिसे हम असम कहते हैं वो भी, और आज जो पूरा का पूरा बांग्लादेश बना हुआ है वो भी, ये पूरा क्षेत्र बंगाल कहलाता था। ये बाद में बट के हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, वो पूरा एक देश बन गया, बिहार अलग हो गया, ओडिशा अलग, असम अलग, ये सब अलग अलग हो गए। लेकिन पहला ये पूरा बंगाल कहलाता था। अब आप समझ सकते हैं कि बंगाल कितना बड़ा स्टेट होगा, कितनी बड़ी प्रेसिडेंसी होगी, ठीक है। तो इसको वो हाफ हाफ करने की बात करते थे। अब देखो इसमें उड़िया बोलने वाले लोग भी थे, असमिया बोलने वाले लोग भी थे, और बांग्लादेशी लोग भी थे जो बंगाली बोलते थे, और बिहारी बोलने वाले लोग भी थे। मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, और अलग 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 संस्कृति को मानने वाले लोग, और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी, जिसमें मोस्टली हिंदू और मुस्लिम थे, और बाकी दूसरे धर्मों के हम थोड़े थोड़े लोग मान सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तो जो थे वो हिंदू और मुसलमान ही थे। अब आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए ये बंगाल है, तो बीच में से अगर हम लाइन खींच दें तो इधर वाला हो जाएगा पूर्वी बंगाल और इधर वाला हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी बंगाल है इसको कर दिया हिंदू बहुल क्षेत्र, यानी कि ये बनेगा हिंदू बंगाल, मतलब हिंदू बहुल क्षेत्र, जहाँ पे मतलब हिंदुओं के लिए शासन प्रशासन व्यवस्था ये सब ज़्यादा चलाई जाएगी। और पूर्व की तरफ जो बनेगा वो बनेगा मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यानी कि इधर की तरफ मुस्लिम ज़्यादा हैं तो इसे बना देंगे मुस्लिम बहुल क्षेत्र। तो यहाँ पे जो शासन प्रशासन की व्यवस्था होगी वो मुस्लिमों के तरीके से चलाई जाएगी। इससे पहले हम ये भी समझते हैं कि सरकार ने इसको बांटने का फैसला किया ही क्यों था। क्योंकि देखो बंगाल से जो है ना बहुत सारे जो राष्ट्रीय तौर पे जो आंदोलन होते थे, बड़े बड़े आंदोलन, वो बंगाल से ही निकलते थे। बंगाल में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे जो विदेशों से पढ़ पढ़ के आ रहे थे और चीज़ों को समझ रहे थे, और वो फिर नेता बन जाते थे, और फिर वो आंदोलन चलाते थे, और वो आंदोलन पूरे देश में फैलता था। तो उन आंदोलनों से सरकार परेशान थी, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी थी, मतलब हिंदू भी परेशान थे, मुस्लिम भी परेशान थे, परेशानी एक ही थी, वो थी अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे कुल मिला के सब। तो हिंदू मुस्लिम एकता भी काफ़ी थी, तो उस एकता से भी वो परेशान थी सरकार।
अंग्रेज़ी सरकार। तो वो चाहती थी कि इनमें फूट डालो और राज करो, मतलब ये आपस में लड़ने लग जाएंगे तो ये भूल जाएंगे कि हमें किसी अंग्रेज़ से भी लड़ना है, क्योंकि ये सारे मिलके अंग्रेज़ से लड़ रहे थे। तो इन्होंने सोचा इन्हें आपस में लड़ाओ ताकि ये हमसे ना लड़ के आपस में ही लड़ मड़ के यहीं रह जाएं और हमसे लड़ना भूल जाएं। तो सरकार ने क्या तर्क दिया, सरकार ने क्या कहा कि सरकार क्यों इनको मतलब हाफ हाफ करना चाहती है, हाफ पार्ट में डिवाइड क्यों करना चाहती है, बंगाल को क्यों बांटना चाहती है, ताकि प्रशासन बेहतर हो सके। सरकार ने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है और हमसे शासन प्रशासन नहीं चलाया जा रहा, तो हम इसको 2 पार्ट्स में बांट देंगे, इसका गवर्नर अलग बना देंगे, इसका गवर्नर अलग बना देंगे। जैसे आज के टाइम में एक स्टेट का सीएम होता है ना, चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही उस टाइम गवर्नर होते थे, जो प्रमुख होता था स्टेट का प्रमुख, उसको गवर्नर कहते थे। तो यहाँ का गवर्नर अलग बनाएंगे, यहाँ का गवर्नर अलग बनाएंगे, यहाँ की सरकार अलग तरीके से चलेगी, यहाँ की सरकार वहाँ के गवर्नर के हिसाब से चलेगी। तो उन्होंने तो बताया कि ये प्रशासनिक मुद्दा है, लेकिन असली वजह क्या थी? असली वजह तो कुछ और ही थी। वो थी राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, जो आंदोलन चल रहे हैं उनको ख़त्म करना और आपस में ही लड़ने मरने देना। तो सरकार ने क्या किया, बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को कर दिया पश्चिमी बंगाल और एक को कर दिया पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल को किया मुस्लिम बहुल क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल को हिंदू बहुल क्षेत्र। इसमें ये भी समझ लेते हैं कि मुस्लिमों की तरफ कौन कौन सा आया और हिंदुओं की तरफ कौन कौन सा आया। देखो, पश्चिम बंगाल प्लस बिहार और प्लस उड़ीसा, ये तो बना हिंदू बहुल क्षेत्र। और इधर वाला जो था, जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है, और प्लस असम, ये बना मुस्लिम बहुल क्षेत्र। अब इसमें क्या हुआ कि लोगों में ना आपस में कंपटीशन होने लग गया, क्योंकि सरकार ने ना अपना थोड़ा सा झुकाव मुस्लिम बहुल क्षेत्र की तरफ दिखाया, मतलब उनको थोड़ी सी ज़्यादा सुविधाएं दी। ठीक है, इनको थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं दी, इस स्टेट में थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया होगा सुविधाओं के लिए, ताकि ये जो लोग हैं वो इस स्टेट से अब थोड़े चिढ़ने लगे कि सरकार का झुकाव इनकी तरफ ज़्यादा है। और हुआ भी वही, लोगों का आपस में कंपटीशन हो गया और सरकार का झुकाव ऐसा होने की वजह से आपस में मतलब एक झगड़ा सा होने लगा, मन मन में, मतलब मन मन में एक तनाव हो गया। और सरकार ने क्या करा, जो ढाका था ना, ढाका को भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र की राजधानी बनाने के लिए डिसाइड किया। तो इससे हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे से शक में आ गए, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करने लग गए और एक दूसरे को ना कॉम्पिटिटर के रूप में देखने लग गए, विरोधी के रूप में देखने लग गए। सरकार ने ऐसा किया ताकि सरकार जो है, सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं वो सब भूल कर ये लोग आपस में लड़ने लगे। इससे समाज में सांप्रदायिकता बढ़ी। सांप्रदायिकता यानी कि अपने धर्म के बारे में अच्छा सोचना, सामने वाले के धर्म को खराब समझना, सिर्फ अपना अच्छा सोचना। और ये सांप्रदायिकता इतनी बड़ी कि मतलब वो ख़त्म नहीं हो पाई और आज तक भी ख़त्म नहीं हो पाई। वो सांप्रदायिकता ना कहीं मन में रह गई। तो ये तो हो गया, ठीक है, विभाजन हो गया। लेकिन इस विभाजन, जब विभाजन हुआ तो विभाजन हुआ 1905 में। लेकिन विभाजन होते ही ये बात लोगों की समझ में आ गई कि ये बहुत ही गलत फैसला हुआ है। और फिर इस विभाजन के विरोध में क्या हुआ, इस विभाजन के विरोध में हुआ आंदोलन, जिसे हम कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन, या फिर इसको भंग विरोधी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे स्वदेशी आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों ने क्या किया, इसमें लोगों का उद्देश्य क्या था इस आंदोलन के लिए? उद्देश्य ये था कि बंगाल को वापस एक करो। ठीक है, बंगाल को जो बांटा है उसको वापस से एक करो, उसको 2 पार्ट्स में नहीं बांटना, जैसे पहला था वैसे ही करो। तो उसके लिए लोगों ने क्या तरीका आजमाया? तरीका ये आजमाया कि जो अपने देश की चीज़ें हैं, स्वदेशी चीज़ें, उन्हें ही खरीदो। अपने देश की जो शिक्षा है उसे ही लो, अपने देश की जो
सेवाएं हैं उन्हें ही लो। और जो अंग्रेज़ी चीज़ें हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज़ हो, अगर उससे अंग्रेज़ों को लाभ हो रहा है तो मत लो। लोगों ने क्या किया, देखो अंग्रेज़ जो चीज़ें देते थे, कपड़े, सेवाएं, जो भी चीज़ें होती थी वो काफ़ी सस्ती होती थी, क्योंकि वो मशीनों से बनाई जाती थी। और हमारे क्या होते थे, हमारे हस्तशिल्प होते थे, हाथ से बनाई गई चीज़ें। हाथ से बनाई गई चीज़ें अक्सर महंगी पड़ती हैं, और लोग थे यहाँ के गरीब, तो गरीबी की वजह से वो सस्ती चीज़ों को ख़रीदा करते थे। लेकिन फिर भी लोगों ने उस गरीबी में भी अंग्रेज़ी चीज़ें नहीं खरीदी, अपनी स्वदेशी हस्तशिल्प वाली चीज़ें ही खरीदी। यहाँ तक कि स्कूलों का भी बहिष्कार किया। उनके स्कूल में नहीं गए, अपने खुद के स्कूल कॉलेज खोले, वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गए कि हमें तुम्हारी शिक्षा भी नहीं चाहिए। हर चीज़ का क्या किया, बहिष्कार किया, बायकॉट किया। और ब्रिटिश सरकार की जो प्लानिंग थी ना, जो नीतियाँ थी, जैसे सरकार कुछ नीतियाँ बनाती है ना, उन नीतियों का भी बहिष्कार किया कि हमें आपकी नीतियाँ भी नहीं चाहिए, प्लानिंग भी नहीं चाहिए। इससे सरकार का क्या हुआ, बहिष्कार करने से उनके उद्योगों का बहिष्कार, शिक्षा का बहिष्कार, चीज़ों का बहिष्कार, सब चीज़ों का बहिष्कार। जब बहुत टाइम तक ये बहिष्कार चलता रहा तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। फ़र्क क्या पड़ा, नुकसान। नुकसान हुआ भाई अंग्रेज़ी सरकार को, व्यापार में घाटा हो गया, क्योंकि कोई सामान नहीं खरीद रहा, बायकॉट कर दिया हर चीज़ का। तो सरकार को ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। और हमें क्या फ़ायदा हुआ, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही हुआ कि बंगाल को एक कर दिया गया। ठीक है, बंगाल को एक कर दिया गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्प थे, जो बर्बादी पर आ गए थे बिल्कुल, उनको बड़ा फ़ायदा हुआ। उनसे लोग सामान खरीदने लग गए, तो उनकी घर गृहस्थी अच्छी हो गई, उनकी दुकानें अच्छी चल गई, उनको काम मिलने लग गया, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई, लोगों को काम मिलने लग गया। दूसरा फ़ायदा ये हुआ। इसमें बहुत सारे नेता शामिल थे, इसमें सभी शामिल थे, लोगों में हिंदू मुस्लिम, और नेताओं में भी हिंदू मुस्लिम सभी शामिल थे। तो इसमें एक चीज़ और देखने के लिए मिली, एकता। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता देखने के लिए मिली। इसमें बहुत सारे नेता थे, जैसे उसमें से कुछ नेताओं के नाम मैं बता रही हूँ। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक गाना भी लिखा था उस टाइम पे, गीत अमार सोनार बांग्ला। तो ये वाला जो गीत है वो लोगों ने आपस में मिल के गाया, सड़कों पर गाते थे। इससे एकता दिखती थी लोगों में, और लोगों को ये भी समझ में आ गया कि अंग्रेज़ जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि फूट डालो और राज करो। इसमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अबुल कलाम आज़ाद, खान बहादुर सलामुल्लाह, सैयद हसन इमाम, और भी बहुत सारे नेता शामिल थे, जिनमें से मैंने सिर्फ कुछ ही नेताओं के नाम बताए हैं। और यह आंदोलन पूरे देश में फैला था। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव यही हुआ कि इनको नुकसान हुआ, अंग्रेज़ों को, हमें फ़ायदा हुआ, हमारे हस्तशिल्प को फ़ायदा हुआ। और 1911 में बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, वापस से एक कर दिया गया। लेकिन फिर भी बंगाल को तो एक कर दिया गया, लेकिन बंगाल में जो सांप्रदायिकता के, हिंदू मुस्लिम के बीज बोए गए थे, ठीक है, उसकी जड़ें मजबूत होती गई, मजबूत होती गई, और वो लड़ाइयाँ आज तक भी होती हैं। ठीक है, वो चीज़ ना लोगों के मन से गई नहीं, धीरे धीरे वो बढ़ती रही। आगे जाके 1947 का विभाजन हुआ, और उसके बाद भी वो चीज़ें लगातार बढ़ ही रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आंदोलन क्यों हुआ, स्वदेशी आंदोलन क्या था, बंग भंग आंदोलन क्या था, इसके कारण क्या थे, फिर क्या प्रभाव हुआ। आई होप मैं समझाने में सक्सेसफुल रही होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पूरी एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं एक एक करके जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं वो सब बताती जाऊंगी। आज ये दूसरा आंदोलन था। और आपको अगर कोई भी चीज़ डाउटफुल लगती है, या आपको लगता है कि कहीं पे मैंने कोई गलती की है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और टीचर से गलती हो सकती है, मैं भी एक इंसान हूँ, तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।